हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है विवेक। मैं दोबारा से आ गया हूँ और ज़्यादा स्पिरिट और एनर्जी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट इट। जीएस पेपर 2, सब्जेक्ट पॉलिटी, चैप्टर सिटीजनशिप। ओके। सिटीजनशिप के चैप्टर को डील करने के लिए हमारे पास एक इजी वे है उसको समझने के लिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक टाइमलाइन। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ हमारा एक डेट, 26 जनवरी 1950। यहाँ से पहले जितने भी लॉज बने हैं वो सारे के सारे एज अ फॉर्म ऑफ आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ओके। और इसके आगे जो भी हमारे पास लॉज आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, वो सारे के सारे हमारे पार्लियामेंट ने बनाए होंगे। ओके। सो बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 4 ही आर्टिकल्स हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। इनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द सिटीजनशिप की 5 से लेकर 11 तक के बीच में जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सिटीजनशिप से डील करते हैं। अब एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को हम समझते हैं। आर्टिकल 5 डील्स विद द डोमिसाइल। जो भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, वो हमारे सिटीजन्स कहलाएंगे। और ये मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 1950 से पहले की। कोई भी पर्सन अगर इस टाइम में बॉर्न हुआ है या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं, तो वो सारे के सारे सिटीजन्स कहलाए जाएंगे। ओके। तो born in India, either of his parents born in India, ordinary residents in India 5 year prior to the commencement of the constitution। या तो कोई पर्सन बॉर्न हो जाए इंडिया के अंदर, या फिर वो माइग्रेशन करके आ जाए और 5 साल यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के तौर पे स्टे कर ले, तो वो हमारा सिटीजन कहलाया जाएगा। ओके। तो 6th आर्टिकल है हमारा माइग्रेशन के ऊपर। यूजुअली क्या हुआ था 1947 में, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके साथ हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में थे वो इंडिया आना चाहते थे। तो इंडिया आने के लिए उनके लिए क्या कंडीशन फिट करी गई थी, देखिए। यहाँ पे एक और टाइमलाइन है जिसमें मैंने बताया 19 जुलाई 1948। जो भी पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन कहलाया जाएगा। लेकिन जो पर्सन 1948 के बाद इंडिया आएगा, उसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स रहना पड़ेगा 6 महीने के लिए। फिर उसको कंसर्न अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये है माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और ये कब तक जाएगा? इन्फिनाइट टाइम के लिए नहीं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये चीज आज भी लागू होगी, कि पाकिस्तान से कोई बंदा अगर उठ के आएगा और 6 मंथ यहाँ पे स्टे करेगा तो हम कह देंगे कि वो अब इंडिया का सिटीजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कब तक के लिए वैलिड है? 26 जनवरी 1950। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज 7, रिवर्स माइग्रेशन। जैसे कि माइग्रेशन का क्या मतलब होता है कि लोग आपके यहाँ पर आते हैं। रिवर्स माइग्रेशन का क्या मतलब है? लोग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। दोज पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान आफ्टर 1st March 1947 is not citizen but returned under the permit of for settlement or permanent return will be treated same as migrant after 19 July 1948। बहुत सिंपल सी बात है। जो पर्सन्स पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उसके बाद उनको अगर ऐसा लगता है कि वो दोबारा इंडिया में आना चाहते हैं, तो उनका बहुत अच्छी तरह वेलकम किया जाएगा। वो आ सकते हैं हमारे इंडिया में। तो उनको जो
जो सिटीजन्स, जो पर्सन्स पहले पाकिस्तान गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान से दोबारा इंडिया वापस आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा रिवर्स माइग्रेशन। और यहाँ पे जब वो आएंगे तो उसको क्या ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दी जाएगी? नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्हें 6 महीने के लिए यहाँ पे ऑर्डिनरी सिटीजन्स बन के रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 8, जो कि हमें बताता है फॉरेन रेसिडेंट्स के बारे में। फॉरेन रेसिडेंट्स वो लोग हैं जो इंडिया के रेसिडेंट, इंडिया में बॉर्न तो हुए थे, लेकिन वो रेसिडेंट वो कहीं और कंट्री में रह रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो उस टाइम पे उनकी सिटीजनशिप को क्लैरिफाई करने के लिए हमें ये आर्टिकल समझाता है कि अगर किसी पर्सन के ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, या वो खुद भी अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है, वो अलग अलग कंट्री घूम रहा है डिवीजन के दौरान, कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय रजिस्टरिंग विद द काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव और डिप्लोमेट। मतलब कि वो किसी भी कंट्री में घूम रहा हो, बस उसे डिप्लोमेट से रजिस्ट्रेशन करवाना है कि देखिए मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर मैं खुद ही इंडिया में बॉर्न हुआ था, तो आप मुझे इंडियन सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट करिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, हमने यहाँ पे 4 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, और वो क्या क्या हैं? डील्स विद द डोमिसाइल, माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन, फॉरेन रेसिडेंट्स। ओके, सो लेट्स, चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डील्स विद द डोमिसाइल, second deals with the migration, third deals with the reverse migration, and the fourth deals with the foreign residents. ओके, आई होप ये आपको याद रहेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बना सकते हैं DMRF। DMRF। चलो, अब देखिए इसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 9, 10 और 11, ये जस्ट एज ए गाइडलाइन है। इसमें कोई प्रॉपर ये नहीं बताया जाता है कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी। ये जस्ट एज ए गाइडलाइंस है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 9 हमें कहता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप। किसी भी पर्सन के पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती है। या तो वो इंडिया का है या तो फिर वो इंडिया का नहीं है। ओके, अगर वो इंडिया का नहीं है तो वो किसी और कंट्री का माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जो इंडिया से यूएसए जाता है और वहां पे जाके शादी कर लेता है और वो यूएसए का सिटीजन बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप जो कि इंडिया की थी वो कैंसिल हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ओके, नो ड्यूअल सिटीजनशिप, नॉट अ सिटीजन if voluntarily acquired a foreign citizenship. ओके, आर्टिकल 10 कहता है वंस अ सिटीजन डीम्ड टू बी अ सिटीजन। अगर आप सिटीजन हैं तो आप हमेशा सिटीजन रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक टाइम के बाद आने के बाद स्टेट आपको ये बोल दे कि अब से आप सिटीजन नहीं है। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट पावर्स। आर्टिकल 11 एक ब्रिज ओपन करता है पार्लियामेंट के पास कि आगे ये फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है सिटीजनशिप को लेकर। ओके, पार्लियामेंट हैज पावर टू डिटरमाइन द एक्विजिशन, मतलब कि किसी भी पर्सन को कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, एंड टर्मिनेशन, कैसे उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है आफ्टर 26 जनवरी 1950। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। लेट्स मेक इट क्लीन लिटिल बिट। स्टडी नाउ। रोल ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट्स। यहां से हमारे पार्लियामेंट का रोल स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड है बाय बर्थ। क्योंकि हमारी टाइमलाइन, अब आप लोग जरा सोच के बताइए, अब मैं जो भी टाइमलाइन बनाऊंगा वो कहां से शुरू होगी? 26 जनवरी
1950। गॉट इट? गुड। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में कोई भी पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स ऑफ सिटीजनशिप, कोई सा भी पर्सन जो जो इंडिया में बॉर्न हुआ है इस टाइम फ्रेम में, वो सिटीजन कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं है। इसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई भी पर्सन इंडिया में बॉर्न होता है और उसके पेरेंट्स, कोई एक पेरेंट्स अगर सिटीजन है तो वो सिटीजन कहलाया जाएगा। देन 3 दिसंबर 2004 के बाद ये अभी भी चल रहा है कि जो भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हो रहा है प्लस उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, तो वो कहलाया जाएगा हमारा सिटीजन। तो उसने हमारी इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया है बाय बर्थ। ओके। नेक्स्ट, बाय डिसेंट मींस बाय ब्लड, कि मेरे फादर इंडियन थे तो मैं भी इंडियन ही हूं। सो लेट्स स्टडी। तो यहां से भी हमारा सेम लॉजिक कि जो हमारा टाइम फ्रेम शुरू होगा वो 26 जनवरी 1950 से शुरू होगा। 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक अगर किसी पर्सन के फादर सिटीजन है जिस टाइम पे उसका बर्थ हुआ है, तो वो कहलाया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, वो पर्सन। ओके। और इसके बाद अगर उसके एक भी पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मदर को भी इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे खाली फादर थे, मदर का रोल यहाँ पे एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे मदर के रोल को भी इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन की या तो मदर या तो फादर अगर इंडियन है तो वो हमारा सिटीजन कहलाया जाएगा। और ये किसके लिए बात हो रही है? अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इंडिया में पैदा होता वो तो कहलाता ही सिटीजन, अगर उसके मदर फादर दोनों में से कोई भी एक इंडियन होता या दोनों ही होते। ये लागू होता है चाइल्ड बोर्न आउटसाइड द इंडिया, जो बच्चे इंडिया से बाहर पैदा हो रहे हैं। ओके। और 3 दिसंबर 2004 के बाद ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा जो कि जिसके मदर या फादर इंडियन है, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एम्बेसी के अंदर 1 साल के अंदर कि आप मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। ओके। नेक्स्ट, our third process which is by registration for Indian origin। ये इंडियन origin कौन होते हैं? इंडियन origin वो लोग होते हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके। ओके, इसको आगे समझते हैं। एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, और ये कौन देता है? A person of Indian origin who is ordinary citizen in resident in India, जो इंडिया में रह रहा है 7 साल से। वो 7 साल से कैसे रह रहा होगा? कोई बाहर का बंदा होगा, कोई भी बाहर का पर्सन होगा, कोई बांग्लादेश आया हो या फिर कोई किसी और कंट्री से आया हो, वो कैसे रह रहा होगा? वर्क परमिट, किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहा होगा तो उसके पास वर्क परमिट होगा। इस वजह से अगर वो 7 सालों से 7 years से अगर इंडिया के अंदर काम कर रहा है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो कहलाया जाएगा हमारा सिटीजन। ओके। उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और ये दिखाना पड़ेगा कि वो पिछले 7 सालों से इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है। ओके। फिर उसके बाद आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये ओनली इंडियन ओरिजिन्स पे लागू होता है, जो पर्सन अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करते थे। अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर कौन कौन आते हैं? जो हमारे बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, इन सब से जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आज़ादी के बाद डिवाइड हो गया था, उन एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडियन ओरिजिन। ओके।
मैरिज इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर अ सिटीजनशिप। अगर कोई पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है, जिसे 7 साल यहाँ पे काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे सिटीजनशिप मिलती है बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके पास एक और ऑप्शन है, वो यहाँ पे किसी भी पर्सन से, मेल या फीमेल जिससे भी वो शादी कर ले, तो उसके पास सिटीजनशिप आ जाएगी। ओके, आवर फोर्थ प्रोसेस इज बाय नेचुरलाइजेशन। ये होता है फॉरनर्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टडी। Not a citizen of that country who does not provide the citizenship to our citizens through the naturalization। कहने का मतलब सिंपल कि हमारा देश उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करवाएगा बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो क्योंकि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो हमारे सिटीजन्स को भी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप एक्वायर करने का ऑप्शन नहीं देती है। ओके, इन द अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूँ, इसका जस्ट एक सिंपल मीनिंग ये है कि अगर मैं किसी और कंट्री, अगर मैं एक्स एक्स कंट्री के लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करवा रहा हूँ एज अ स्टेट थ्रू नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, तो इस कंट्री को भी मेरे सिटीजन्स को भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करवानी पड़ेगी बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ओके, सो आगे तो इसको इसको कैसे एक्वायर करते हैं, इसका प्रोसेस समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है बेसिकली कि अगर कोई पर्सन आउट ऑफ 12 ईयर्स, अगर 11 ईयर्स से रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया के अंदर, आउट ऑफ 14 ईयर्स अगर वो 11 ईयर्स से इंडिया के अंदर ही है, प्लस जब उसे एप्लीकेशन डालनी है उससे 1 साल पहले वो ऑर्डिनरी सिटीजन है इंडिया के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए थ्रू नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास कितना टाइम फ्रेम है, 14 ईयर्स का, और 14 ईयर्स में से उसे ये शो करना है कि वो 11 ईयर्स के लिए इंडिया के अंदर है। जरूरी नहीं है एक एक कि 11 ईयर्स एक साथ हों, वो 1-2 साल बीच में छोड़कर भी हो सकता है, लेकिन टोटल आउट ऑफ 14 11 ईयर्स उसे ये शो करना पड़ेगा कि वो इंडिया के अंदर बिलोंग करता है, इंडिया में रह रहा है, ऑर्डिनरी सिटीजन रेसिडेंट है। प्लस जब उसे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी उससे 1 साल पहले उसे ये भी शो करना पड़ेगा कि 1 साल पहले से ही वो ऑर्डिनरी सिटीजन है। ओके, उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, उसे 8th स्केड्यूल में से किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके इंटेंशन बहुत ही अच्छे होने चाहिए। और ये बेसिकली किसके लिए लागू होता है, फॉर द फॉरनर्स, क्योंकि इंडियन ओरिजिन्स को हम बेसिकली ट्रीट करते हैं थ्रू बाय रजिस्ट्रेशंस। ओके, और पांचवा प्रोसेस होता है हमारे पास बाय इनकॉर्पोरेशन। बहुत इजी, अगर हमारी कंट्री किसी टेरिटरी को एक्वायर करती है तो उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो ऑटोमेटिकली सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। जैसे कि गोवा लिबरेशन डे, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका बहुत इजी तरीका कैसे आप एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को याद रखेंगे, ब्रांड, B for birth, R for registration, A for acquiring territory, N for naturalization, D for descent। I hope आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट थिंग, अब आप कैसे अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं, करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये हो सकता है। बाय रिनंसिएशन, आप वॉलंटरी ही अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर दें तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाए जाएंगे। बाय टर्मिनेशन, अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। टेक प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री इन हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीजेस। हाँ, मतलब वही बात है जो मैंने आपको बताई है। और हमारा तीसरा प्रोसेस होता है बाय डेप्रिवेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ टेररिज्म टाइप एक्टिविटी करी है इंडिया से बिलोंग करते हुए, तो आपको
इसके अंदर हाँ, आपकी सिटीजनशिप को ले लिया जाएगा। लेकिन इसके आगे भी है, तो देखते हैं। कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। स्पेशली मेंशन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप एक्वायर करी है, ये उनके लिए है। उनकी सिटीजनशिप को परमानेंटली ले लिया जाएगा अगर वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं, जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इलीगल होते हैं, वो इलीगल माइग्रेंट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, बीइंग डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, क्या फायदे होते हैं इंडिया के सिटीजन बनने के? फायदे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इस वजह से इसके कुछ फायदे भी होंगे। देखते हैं। आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और वो आपके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो जरूरत है आज के टाइम पे किसी भी पर्सन को एज अ फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए। इनके बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं हमारे, फिर उसके बाद आते हैं राइट टू वोट, पॉलिटिकल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हम यूपीएससी, हम बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं उनको एक्वायर कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कंटेस्ट इलेक्शन, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं एज अ सिटीजन्स, हमको उनको भी देखना होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। सो एट लास्ट वी आर एट एंड ऑफ आवर चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और मेरे को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि हमारे यूपीएससी के, इनफैक्ट हमारे यूपीएससी के जो इंटरव्यू, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि व्हाट आर द व्यूज ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब देखिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, दंगे हुए, वो मैंने देखे हैं, मैंने खुद ही देखे हैं, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ये दंगे एक्चुअली में हुए थे। सो देखते हैं कि, और मुझे ऐसा लगता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान मतलब कितना ज़्यादा कुछ करवा सकती है। आप इस चीज़ को देखिए। सो लेट्स स्टडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। कोई भी पर्सन जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इन 3 कंट्रीज के अंदर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, वो एंटर, ये कौन हुए? ये सारे के सारे लोग जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये कौन हुए? फॉरनर्स हुए ना। ओके, क्योंकि who entered India on and before 31 December 2014 shall not be treated as illegal migrant। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी क्या चल रहा है? 2019, और इसमें किसकी बात कर रही है? 31 दिसंबर 2014। इससे पहले, इस डेट से पहले जो भी पर्सन इस 6 कम्युनिटीज सॉरी कम्युनिटीज से बिलोंग करता है और जो एंटर हुआ है, उसे सिटीजनशिप मिल गई है, ठीक है। और जो इसके बाद एंटर हुआ है, उसे 5 साल के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो सिटीजन बन जाएगा। ओके, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, उन्हें सिर्फ 5 साल के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर, फिर वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। ओके, अब बात करें मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स जो 1 जनवरी 2015 को आए हैं, सपोज करिए, उन्हें एज ए फॉरेनर ट्रीट किया जाएगा, उन्हें ऑर्डिनरी सिटीजन
रहना पड़ेगा 11 ईयर्स के लिए, फिर 1 साल के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन रहना पड़ेगा बिफोर एप्लीकेशन, तब जाके वो सिटीजन बनेंगे। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। देखिए यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। हमारे जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 of our constitution says that discrimination on the ground of race, religion, caste, sex and place of birth only is prohibited, कि आप किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते हो सिर्फ इन आधारों पे। लेकिन अगर इनके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशन ऐड हुई होगी तब आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। अब भाई इन लोगों के साथ क्या एक्स्ट्रा सिचुएशन, एक मिनट, अब इन लोगों के साथ क्या एक्स्ट्रा सिचुएशंस ऐड थी। इन 6 कम्युनिटीज के साथ बड़ी ही पार्शलिटीज हो रही थी इन 3 कंट्रीज के साथ, तो इस वजह से यहाँ पे इनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसी वजह से हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड बताया था। ओके, प्लस यहाँ पे तो सिटीजनशिप देने की बात हो रही है, लेने की तो कोई बात नहीं हो रही है। और जो भी दंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे वो सारे के सारे एनआरसी के ऊपर हुए थे, सिविक मिस इंफॉर्मेशन के ऊपर हुए थे। एनआरसी जिसका कोई फ्रेमवर्क आया ही नहीं है, तो कैसे कोई बता सकता है कि इसके अंदर ये लागू होगा, इसके अंदर ये लागू होगा। तो आपको ये वाली बात मुझे लगता है आप क्लियरली समझ आई कि एनआरसी तो रियली में उसका कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दंगे किस बात के हुए? मुस्लिम्स को ये डर था कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। अगर जनरल साइंस में सुने, इंटरव्यू में मैंने भी सुना था कि उन्हें ये डर है। एक 5-6 साल की लड़की बोल रही थी कि जो पीएम है वो उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे। देश से बाहर निकालने का प्रोसेस अगर कुछ एग्जिस्ट भी करेगा वो तो एनआरसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, और उसकी तो कोई गाइडलाइंस ही नहीं आई, उसका कुछ पेपर नहीं वर्क हुआ, तो आप कैसे बोल सकते हो? ओके, और सीएए ये तो सिर्फ सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है ना, लोगों को हमारे घर पे बुला रहा है। लोगों को निकालने की बात कौन कर रहा है? नहीं कर रहा कोई। जब तक एनआरसी नहीं आएगा तब तक कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, सो आगे देखते हैं। रिलैक्सेशन इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू द HCBPJS gives in order to decrease the period to 5 years। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का जो पीरियड होता है 11 ईयर्स का, उसे डिक्रीज करके 5 ईयर्स तक किया गया है इस CAA अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इनटू CAA 2019 देयर इज नो एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स। मैं एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो इंडिया है डिवाइड होने से पहले किसका था? क्या वो हिंदुओं का था? क्या वो क्रिश्चियंस का था? बुद्धिस्ट का था? पारसीस का था? जैन्स का था? किसका था? ये सभी का था। ये सभी का था। और डिवाइड होने के बाद मुस्लिम्स अलग हो गए थे। हम ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, ठीक है ना, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं उसको पॉलिटिकली एक्सप्लेन कर पाऊँ करंट सिचुएशन में। लेकिन मैं एक जनरल सेंस में बात करना चाहूंगा कि डिवाइड होने से पहले ये इंडिया किससे बिलोंग करता है? इन सभी कम्युनिटीज से बिलोंग करता था। और आज कुछ कम्युनिटीज परेशान हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। तो एक दया भावना में अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें बुरी क्या बात है? अगर कल को मुस्लिम्स के साथ अगर कुछ गलत होता है इन कंट्रीज में, तो हम अपने दरवाजे खोलेंगे। इंडिया अपने दरवाजे खोलेगा इन लोगों के लिए भी। ये भी तो इंडिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसलिए नहीं खोले क्योंकि ये मेनली ये सारी की सारी कंट्रीज जो 3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम डोमिनेटिंग है। तो करंट सिचुएशन में तो अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन जो परेशान हैं, जो लाचार हैं, हम उनकी हेल्प जरूर कर सकते हैं, तो हम जरूर करेंगे। ओके, इन CAA 2019 there is no exclusion of Muslims. History:
नेहरू लियाकत एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन बोथ कंट्रीज, एक एग्रीमेंट हुआ था नेहरू और लियाकत के बीच में कि जो माइनॉरिटीज हैं दोनों साइड पे, पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया के साइड पे कुछ माइनॉरिटीज छूट गई थी मुस्लिम्स की, और पाकिस्तान की साइड पे कुछ माइनॉरिटीज इंडिया की छूट गई थी जो हिंदू थे। बस ये एग्रीमेंट उस बारे में था कि आप इन सब की प्रोटेक्शन करिए, हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, आप इनकी प्रोटेक्शन करिए। ओके, बाय रीजनेबल क्लासिफिकेशन HCBSPG needs more support rather than the Muslims because these three countries are Muslim states. इनको सपोर्ट चाहिए तो हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं। हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो कि अलाउड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज अलाउड नहीं करता है? डिस्क्रिमिनेशन। किस ग्राउंड पे? कौन कौन से ग्राउंड्स हैं वो हमारे? रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट प्लस प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। आर्टिकल 15 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी भी पर्सन को इन 5 चीजों के आधार पे, सिर्फ सिर्फ इन 5 चीजों के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट अगर इनके साथ अगर एक्स्ट्रा सिचुएशन ऐड कर दी जाए तो तब डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल है, और उसको हम क्या कह सकते हैं? रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय वीडियो। आपका वैल्यूएबल फीडबैक मस्ट है मेरे लिए, आप प्लीज इसको प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू सो मच।